रीमा साहिबा, आप बता दें, आप क्या समझती हैं पार्लिमानी कमेटी को किसको नामजद करना चाहिए, कौन मौजूद तरीन नाम होगा? और थोड़ा ये भी बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आईनी तरमीम के बाद बिल्कुल कोई किरदार नहीं, और जो बेंच का सरबराह होगा वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा, ये पूरे के पूरे जो सीनियरिटी और शफल में किस तरह से वर्क करेगा? मैं फिर से बात करना चाहती हूँ प्रोसेस पे, क्योंकि आउटकम्स किसी के कोई पसंदीदा जज हो सकते हैं, किसी को कोई और पसंद हो सकते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का तरीका है उसमें एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है। एक दिलचस्प चीज़ है कि जो शुरू में हमने देखे प्रपोजल्स, स्पेशली कि पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या रोल होगा, वो किस तरह फैसले करेगी, तो उसमें ये था कि टॉप 3 जजेस में से एक को नॉमिनेट किया जाएगा। अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो फिर जो नेक्स्ट इन द सीनियरिटी लिस्ट है नंबर 4, उन्हें कंसिडर किया जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन सेनेट के बाद जो हमने तरमीम देखी उसमें एक इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प डिफरेंस था, और वो ये था कि अगर आपने जो एक जज चूज किए हैं, नॉमिनेट किए हैं टॉप 3 में से, वो रिफ्यूज करते हैं तो आपको वापस जाना है जो टॉप 2 या टॉप 3 में से जो बाकी 2 बचे हैं उनमें से एक को नॉमिनेट करना है। अगर वो भी रिफ्यूज करते हैं फिर आप सीनियरिटी लिस्ट में 4, 5 एंड सो ऑन जा सकेंगे। सो ये एक लास्ट मिनट पे तरमीम की गई जो ये हमें दिखाती है, आई थिंक इस पे और बात भी हो चुकी है, लेकिन फिर से कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी को फॉर एग्जांपल नॉमिनेट कर दिया गया और वो रिफ्यूज कर देते हैं तो फिर आपको वापस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह में से एक को नॉमिनेट करना है। अगर वो भी रिफ्यूज करते हैं फिर आप आगे नंबर 4, 5 ऑनवर्ड्स जा सकते हैं सीनियरिटी लिस्ट के। सो ये एक दिलचस्प तरमीम है। दूसरा मेरा ख्याल है, एक एतराज हमेशा से जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस पे होता था कि वो सीक्रेटिव होती हैं। क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे जुडिशल कमीशन अपॉइंटमेंट्स करता है, क्या सीनियरिटी सबसे बेहतर तरीका है चीफ जस्टिस अपॉइंट करने के लिए, ये सब डिबेट्स जो है वो मेरा ख्याल है इन आईनी तरामीम से रिजॉल्व नहीं होती। आप इस पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रोसीजर देखें, कुछ मुझे बताएं, क्या उन्होंने हमें कुछ क्राइटेरिया दिया है जिस बेसिस पे पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला करेगी? उनकी जो मीटिंग है वो इन कैमरा होगी, तो हमें वजूहात भी नहीं समझ आएंगी कि उन्होंने क्यों एक को चुना और बाकी दोनों को नहीं चुना। हम अमेरिका की मिसाल देते हैं, उनका सिस्टम मुख्तलिफ है, आसान कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब सेनेट हेयरिंग्स होती हैं आप ही सुन सकती हैं, मैं भी सुन सकती हूँ, आपको नजर आता है कि क्या सवालात हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका में जो उनकी कमीशन है उसमें भी हुकूमत की नुमाइंदगी होती है, लेकिन उन्होंने भी क्राइटेरिया दिया है, उसमें भी एक ट्रांसपेरेंसी है कि किस बेसिस पे लोग असेस होते हैं और क्यों कुछ रिजेक्ट होते हैं और कुछ जो है वो एक्सेप्ट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, कंप्लीटली डिस्क्रेशन पे है पार्लियामेंट्री कमेटी के वो किसको अपॉइंट करते हैं, उसको फिर आप इन कैमरा है, कुछ यहाँ नहीं लिखा कि उन्होंने वजूहात बतानी है बाद में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये वो सीक्रेसी का जो एलिमेंट है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वजूहात सामने नहीं आएंगी, आपने क्यों किसको चुना वो वहीं की वहीं है। सो पहला तो ये। दूसरा आपने जो सवाल उठाया नीना, मैंने इंस्टीट्यूशनली ये जो तरामीम है ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को किस तरह अफेक्ट करती है, कल उसकी बात की थी। आज मैं थोड़ा प्रैक्टिस की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इन तरामीम के बहुत से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी आप देखिए, इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपने रूल्स बनाने थे, उनके क्या रूल्स हैं? अभी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में और बाकी जो जमातें हैं उनकी मेजॉरिटी है इस कमेटी में। कल को उनके बीच में कोई इशू होगा तो ये कमेटी कैसे फैसला करेगी? 2/3 से। और अगर वो फैसला नहीं कर पाई तो क्या चीफ जस्टिस जो है वो वेकेंट रहेगी पोजीशन? हमें इन सब सवालात के जवाब ये तरामीम नहीं बताती। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि चीफ जस्टिस की अब क्या हैसियत है, अब उन्होंने ये भी ओपन छोड़ी है बात कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो लीडिंग जज हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं, वो एक शख्स भी हो सकता है, वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो एक तरह से पॉसिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट को तो बाइफर्केट आपने कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में, लेकिन वो आपस में कैसे ऑपरेट करेंगे? कौन फैसला करेगा कि ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है या नहीं है? अगर एक बेंच वो केस सुन रहा है जो एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, तो किसकी राय जो है वो ज्यादा अहम होगी?
किसकी बात सुनी जाएगी? जुडिशल कमीशन क्या जब भी चाहेगा वो इजलास बुला के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तब्दील कर सकेगा या मजीद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना सकेगा? ये बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट करेगी ये पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट्स में भी। और हम ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है इन तरामीम के, जिस हेस्ट में और जिन मकासद के लिए ये पास की गई, अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत कंफ्यूजन हम आगे भी देखेंगे। आखिरी बात, आपका सवाल कि किसको बनना चाहिए, अलीना, आप प्रोफाइल्स तीनों इन जजेस की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे देखें। मेरा ख्याल है जो जवाब है वो वाज़ेह है कि किसको चीफ जस्टिस बनना चाहिए। अगर आपका जो क्राइटेरिया है वो मेरिट है, वो एक्सपीरियंस है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस क्या है उस जज की, वो है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, उनका फेडरल जुडिशल जो ट्रेनिंग करते हैं जजेस की एकेडमी, उसमें बहुत रोल रहा है। उन्होंने रिफॉर्म्स के अपने प्रपोजल्स अरसे से वो दे रहे हैं, हमें पता है उनकी विजन क्या है सुप्रीम कोर्ट के लिए। बाकी जजेस बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोफाइल के हैं। तो मैं मतलब मेरे लिए तो वाज़ेह है कि चीफ, अगर सीनियरिटी का प्रिंसिपल ना भी होता, वो एक बहुत अच्छी चॉइस है। और इस हुकूमत को भी और सोचना चाहिए। जो भुट्टो रेफरेंस का केस आया उसमें मंसूर अली शाह साहब भी उस बेंच में थे जिन्होंने फैसला किया कि फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। 62(1)(f) वाला जो केस था जिसमें लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन खत्म की, उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह थे। उन्होंने बार बार बात की जुडिशियल रिस्ट्रेंट। ये तो एक कानूनी खालिस्तान बात है और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। इस वक्त इन सब में आप खुद बताएं, प्रोफाइल्स देख के, अगर लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी का आपने ये कहना है कि वो सियासी बुनियाद पे फैसला करेंगे तो फिर कुछ और हो सकता है। I mean, इस पे हम क्या कह सकते हैं? नहीं, वैसे अगर मैं यही आगे लेके जाना चाह रही हूँ कि एब्सोल्युटली, लेकिन अगर चलो सियासी तौर पर भी हम इसके ऊपर बात करते हैं तो साफी साहब अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़खर एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा बस। सलीम साफ़ी साहब, अगर सियासी बुनियादों पर भी बात करते हैं तब भी इस वक्त जिस तरह की पोलराइजेशन और जिस तरह की डिस्कोर्स चल रहा है डिबेट का, क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर मंसूर अली शाह का नाम आगे हुकूमत कर ले तो इससे एक एतमाद साजी हो सकती है? मेरा तो ये ख्याल है कि सीनियरिटी के उसूलों के तहत मंसूर अली शाह ही को चीफ जस्टिस होना चाहिए। और ये जो रीत हमने डाली है, देखें, हमारे सियासतदानों को उससे सबक हासिल करना चाहिए कि माजी में आप देखें साकिब निसार साहब को पहली मरतबा अपॉइंट किया था नवाज शरीफ ने, वो फिर उनके लिए क्या बना। इसी तरह हमने देखा है कि किसने किस जज को अपॉइंट किया था और फिर वो उनके लिए वो वालिजान बन गया। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हम मेरिट को मद्देनज़र नहीं रखते। अगर रिसेंट पास्ट में कुछ फैसले ऐसे आए हैं, मंसूर अली शाह साहब भी उसका हिस्सा बने हैं, या फिर अगर वो नोट इख्तलाफी आते रहे या उस हवाले से, तो वो चीज़ें हुकूमत को दरगुजर करनी चाहिए और कमेटी को चाहिए कि सीनियरिटी के उसूलों को मद्देनज़र रखकर मंसूर अली शाह साहब को ही नामज़द करें। ठीक है।